नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। जुर्म की दुनिया की कुछ बड़ी और हैरान कर देने वाली खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम। डिटेक्टिव में हम आपको सिर्फ वारदात ही नहीं दिखाते, बल्कि वारदात के हर पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं, ताकि आप सजग रहें, सावधान रहें। डिटेक्टिव में हम सबसे पहले बात करेंगे एक पुलिस वाले के कत्ल की। वो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन उसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। आरपीएफ के उस हेड कांस्टेबल को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। शक यही है कि इस कत्ल को लूट के लिए अंजाम दिया गया, लेकिन एक पुलिस वाले के कत्ल के पीछे वजह कुछ और भी हो सकती है। झाबुआ के मेघनगर रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गिरिराज उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी दे रहे थे। उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लुटेरे गिरिराज को घायल करने के बाद उनकी सोने की अंगूठी और चेन लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस के लोगों ने गंभीर हालत में गिरिराज को अस्पताल में तो भर्ती करवाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमारा हेड कांस्टेबल है, उनका नाम है गिरिराज सिंह। तो ड्यूटी पे आ रहा था, 12 से 8 बजे तक ड्यूटी उनका। तो जैसे आ रहा था, उनको जब स्टेशन के आसपास पहुंच रहे थे, उस समय उनको सिर पे पीछे से कोई मारा है। उनका सीरियस इंजरी हुआ है, तो बेहोश हो गया है। तो उनके साथ जो भी सोने वने तक पूरा मिसिंग है। और जैसे भी कोई अननोन पर्सन हमको बताया था, मेरा स्टाफ को, तो उन्होंने वहाँ स्पॉट पे पहुँचा है। तो स्पॉट पे चेक करने के बाद तुरंत उनको एम्बुलेंस बुलाया, हॉस्पिटल लेके गया, बट उसको बचा नहीं पाया। गिरिराज के कातिल कौन हैं और क्या हत्या की ये वारदात सिर्फ लूट के लिए ही अंजाम दी गई, या फिर वारदात के पीछे की असल वजह कुछ और है? अब पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। उनका चेन मिसिंग था, उनको फिंगर्स में जो भी रिंग्स था पूरा मिसिंग है। इसके अलावा बॉडी में क्या था वो तो मालूम नहीं है, कुछ कैश कितना था वो भी मालूम नहीं है। सिर्फ उनके हाथ पे जो वो पहनता था वो पूरा मिसिंग है। बेसिकली ये आईपीसी क्राइम, सीआरपीसी और जीआरपी पूरा क्राइम करेगा। हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो बिकॉज हमारा स्टाफ है, तो हम भी इंटरेस्टेड है, तो जल्दी इसको इन्वेस्टिगेट करके आगे बढ़े। पुलिस गिरिराज के कातिलों को तलाश रही है, लेकिन जिस तरह से रेलवे स्टेशन के नजदीक एक हेड कांस्टेबल की हत्या की गई है, उसने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सचिन जोशी, जी मीडिया, झाबुआ। और डिटेक्टिव में अगली खबर शिवपुरी से है, जहां पर कई थानों की पुलिस पिछले एक हफ्ते से बीहड़ की खाक छान रही है। पुलिस को तलाश है उस शख्स की जिसका पिछले एक हफ्ते से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। बस मालूम है तो इतना कि एक डकैत गिरोह ने उसे अगवा कर लिया और बदले में लाखों रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। चंबल में डकैतों ने एक बार फिर अपहरण की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। शिवपुरी के कोलारस इलाके में डकैतों ने एक शख्स को करीब एक हफ्ता भर पहले अगवा किया था, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सीताराम जाटव राजस्थान के नागौर से शिवपुरी आया था, लेकिन यहाँ उसको अगवा कर लिया गया। जे जहाँ से पकड़ हुई तो अभी तो नहीं पता मालूम हमारे नहीं मिला। वो अभी कितने दिन हो गए? कौन सा तालाब है ये? रोदागढ़। शक यही है कि सीताराम को चंदन डकैत गिरोह ने अपनी पकड़ में लिया है और खबर है कि युवक के बदले 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पुलिस अपहरण की इस वारदात को सुलझाने में जुटी है। पुलिस की कई टीमें सीताराम की खोज में बीहड़ों की खाक छान रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो चरवाहे की किडनैपिंग हुई है, पुलिस उसमें लगातार सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन कर रही है और सभी जगह जगह जो है पार्टियां निकाली गई हैं और पुलिस ने जो है अपहर्ता पे काफ़ी दबाव बनाया है और शीघ्र ही जो है हम उसको दस्तयाब कर लें। इसमें कई टीमें हैं, कुछ गोपनीय टीमें और कुछ जो है क्षेत्र में जो है लगातार जो है सर्चिंग करने के लिए टीमें निकाली गई हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश की पुलिस ही नहीं, बल्कि राजस्थान की पुलिस भी एमपी राजस्थान बॉर्डर पर सर्चिंग कर रही है, ताकि अगवा हुए युवक सीताराम का कोई सुराग मिल सके।
बॉर्डर इलाके में वहाँ पे गश्त व्यवस्था, RAC की गश्त वगैरह को इम्प्रूव किया गया है और हम लोग इसके ऊपर अपनी निगाह रखे हुए हैं इस घटनाओं पर। पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं MP के, उनसे रेगुलरली टच में है कि आखिर इशू क्या है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस चीज से अवेयर है पूर्णतः। चंबल के भीड़ों में भले बड़े डकैत गिरोहों का खौफ खत्म हो गया हो, लेकिन छोटे मोटे गिरोह अब भी सक्रिय हैं और इस तरह अपहरण की वारदातों को अंजाम देकर ये गिरोह अपनी दहशत कायम करने में जुटे रहते हैं। फिलहाल इस मामले में देखना ये होगा कि पुलिस अगवा शख्स को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कब तक छुड़ा पाती है। दीपक अग्रवाल, जी मीडिया, शिवपुरी। ग्वालियर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उस फैक्ट्री में ऑर्डर पर अवैध हथियार बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, लेकिन पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर अवैध हथियारों के साथ अवैध हथियार बनाने वालों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कौन है जो ग्वालियर में चला रहे थे मौत का सामान बनाने का कारखाना, आप भी देखिए। मौत का ये वो सामान है जो अगर वक्त रहते पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता तो इस वक्त ये सामान उन लोगों के हाथों में होता जिससे वो किसी बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। दरअसल ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिघरा इलाके के एक मकान में अवैध हथियार की फैक्ट्री चल रही है, जहां बड़े पैमाने पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने मकान पर दबिश दी तो इन दो आरोपियों के साथ साथ मौत का ये सारा सामान भी पुलिस के हत्थे लग गया। थाना तिघरा अंतर्गत तालपुरा गांव है, वहां पर एक सूचना मिल रही थी कि वहां पर फैक्ट्री में अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। क्राइम ब्रांच के द्वारा इस सूचना को डेवलप करके कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अमर सिंह कुशवाहा और नरेश कुशवाहा हैं। इन लोगों से कई हथियार बने हुए और कुछ बनने की प्रक्रिया वाले गिरफ्तार किए गए हैं और अवैध हथियारों को बनाने की प्रक्रिया में जो भी मटेरियल लगता है और जो भी प्रक्रिया होती है उस सब प्रकार सभी चीज़ों को हम उनके द्वारा जब्त किया गया है। दरअसल अवैध हथियारों की इस फैक्ट्री का मास्टरमाइंड है मुन्ना उर्फ अमर सिंह नाम का ये शख्स। बकौल पुलिस, अमर सिंह ने करीब 15 साल तक मुरैना में एक गन हाउस पर काम किया था, जहां उसने धीरे धीरे इन हथियारों को बनाने का काम भी सीख लिया और उसके बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर ग्वालियर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री खोल दी। अमर सिंह कुशवाहा पूर्व में गन हाउस में काम करता था, इसलिए इसको हथियारों के संबंध में अच्छी जानकारी है और ये पहले भी अवैध हथियार के निर्माण के संबंध में लगभग 10 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया जा चुका है और इसे यहाँ के बारे में अवैध हथियारों के निर्माण के संबंध में अच्छी जानकारी है, इसलिए ये फैक्ट्री के रूप में अवैध हथियारों का निर्माण इसके द्वारा किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग हथियारों का ऑर्डर मिलने के बाद ही अवैध हथियारों का निर्माण करता था। अब पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर ये पता करेगी कि इन्होंने अब तक किस तरह से बनाए गए अवैध हथियारों को कहां-कहां और किन-किन लोगों को बेचा है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। और चलिए अब बात करते हैं झाबुआ की, जहां पर पुलिस ने उन शातिर बदमाशों को अपनी गिरफ्त में लिया है जिन पर चोरी और लूट की 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। पकड़े गए बदमाशों ने ही झाबुआ में करीब 1.5 महीने पहले लूट की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। लेकिन कौन है वो शातिर बदमाश और कैसे देते थे वारदात को अंजाम, आप भी देखिए। नकाब से ढके इन चेहरों का असल सच बेहद स्याह है। ये वो बदमाश हैं जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि लूट और डकैती की कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये तीनों बदमाश हथियारों के साथ रात के अंधेरे में लोगों के घरों में दस्तक देते थे और कुछ पलों में ही घर का सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। बीती 2 नवंबर को झाबुआ के पिट्टौल इलाके में एक घर में हथियारों के दम पर लाखों की लूट की गई थी। उस सनसनीखेज वारदात को भी इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया था। पिटोल में व्यापारी के यहाँ एक बड़ी वारदात हुई थी। उस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में काफ़ी अथक प्रयास के पश्चात 3 कुख्यात अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्त में लिया है। तो उनके द्वारा वो उस वारदात को कबूल किया है। बकौल पुलिस, पकड़े गए बदमाश चोरी, लूट और डकैती की कई वारदातों में शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से लूट का लाखों रुपए का माल भी जब्त किया है। उसके अलावा भी पूछताछ की जा रही है, तो पुलिस को काफ़ी चोरियों में सफलता मिलने की संभावना है। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर इस गिरोह का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाल रही है।
उम्मीद है कि पूछताछ के बाद न सिर्फ झाबुआ बल्कि दूसरी जगहों पर भी हुई लूट और डकैती की कई वारदातों का राज फाश हो सकता है। सचिन जोशी, जी मीडिया, झाबुआ। और चलिए बात करते हैं मुरैना की, जहां के 14 गांव के पास बने टोल बूथ पर शनिवार को हुए हंगामे के बाद विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। टोल मैनेजर रमेश सोलंकी ने विधायक पर गाली गलौज का आरोप लगाते हुए धमकी देने का आरोप लगाया। टोल मैनेजर की फोन पर विधायक से बातचीत भी हुई थी, जिसका ऑडियो टेप भी सामने आया है। इसमें सुमावली से बीजेपी विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार की आवाज होने का दावा किया गया है और इस ऑडियो टेप में विधायक टोल मैनेजर को गाली गलौज कर रहे हैं और हंगामे की रिपोर्ट के लिए धमकी दे रहे हैं। ये ऑडियो टेप हमारे पास है, लेकिन इसमें इस कदर गालियां हैं कि आपको हम इसको सुनवा नहीं सकते। टोल मैनेजर और विधायक के बीच हुई इस बातचीत की हम पुष्टि हालांकि नहीं करते, लेकिन जब इस ऑडियो के बारे में विधायक से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है उसका मुझे कोई भी मलाल नहीं है। मेरे को नहीं लगता मैंने कोई गलत तरीके से उनसे ज्यादा बात की है। भोली भाली जनता पर केवल छोटी सी घटना को लेकर डकैती लगा देना, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे जनप्रतिनिधि को यह सहन करने जैसी बात होनी चाहिए, और वही मेरे मन ने किया और मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है। धमतरी क्राइम ब्रांच ने एक लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए गिरोह के 2 सदस्य नाबालिग हैं और टीम ने आरोपियों के 5 लूटे गए 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल के साथ साथ 1,20,000 रुपए नकद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राहगीरों को रोकता था और उसके बाद उनसे मोबाइल फोन और नकदी की लूट होती थी। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ लोग गांव में लूटा गया सामान बेचने की फिराक में घूम रहे हैं और इसी के बाद इन सभी को दबोच लिया गया। इन लोग सभी लोगों से करीब 5 मोबाइल सेट और 7200 रुपया लूटपाट किए हैं। इन सब की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा एक स्कूटी मोटरसाइकिल एवं एक स्टेनर मोटरसाइकिल इसमें जाकर लूटपाट करते थे, उस दोनों मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। कोरबा में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिला पंचायत का कंप्यूटर ऑपरेटर रह चुका है। खबर के मुताबिक वो संविदा कर्मचारी के तौर पर जिला पंचायत में काम करता था और इस दौरान उसने चीफ इंजीनियर की रबर सील बना ली और इसके जरिए फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने लगा। आरोपी के पास से कंप्यूटर, प्रिंटर, एटीएम, मोबाइल और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इससे पहले पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों और भी कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। मंडला में मानव तस्करी के एक मामले में पुलिस ने बेंगलुरु और भुज से एक महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही घुघरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 आदिवासी लड़कियों को ले जाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा था। इन लोगों पर लड़कियों को अच्छी कमाई का झांसा देकर बाहर ले जाने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम ललित और विकास बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ललित के बयान के आधार पर कर्नाटक के बेंगलुरु से जोसफिना और गुजरात के भुज से जोस मैरू को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी में ले जाते हुए बस में बैठाकर ललित और विकास मिले और 5 लड़कियां। ललित के बयानों के आधार पर बेंगलोर से जोसफिना और भुज से जोस मेरी को गिरफ्तार किए गए हैं। और चलिए अब बात जशपुर की करते हैं, जहां पर 3 दिन पहले सरेंडर करने वाली महिला नक्सली ने आज कोतवाली थाने में 6 नक्सलियों के खिलाफ रेप, अपहरण और पॉस्को एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज करवाया। महिला नक्सली ने बताया कि 3 नक्सली संगठन के प्रमुखों और उनके 3 साथियों ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया था। सब अपना बनाने चाहते थे, इसलिए बहुत परेशान करते थे, इसलिए हम भागने के लिए कोशिश करते थे। और मेरे को रास्ता का पता इधर हुआ तो मैं इधर भागी हूँ। इधर 315 4 गोलियां ले है ना। उसके बाद उनके साथ अनाचार किया है। तो किशोरी नो जो है थाना जसपुर में अपराध पंजीबद्ध कराया है 363, 366 का 376 पास्को एक्ट 4-5 के तहत। और नक्सलियों का नाम है माओवादी ग्रुप से खुदी मुंडा, PLFI से है बुधराम और जनक्रांति से मंगल नागी से उनके 3 अन्य साथी। सर कितने नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया?
और चलिए अब डिटेक्टिव में बात करते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां पर रविवार की सुबह एक गोली चली और देश ने एक बेहतरीन खिलाड़ी खो दिया। इस वारदात को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस ने इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सड़क पर पड़ा ये खून तस्दीक करता है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। जी हाँ, यहाँ राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी दीपक की हत्या हुई है। कुछ अज्ञात लोगों ने दीपक को उस वक्त मौत के घाट उतारा जब वो रोज की तरह प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जा रहा था। गोली दीपक की कनपटी पर लगी। बची हुई सांसों में दीपक ने अपने भाई को फोन करके गोली लगने के बारे में बताया। गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दीपक को पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक बीती रात दीपक एक दोस्त के साथ था और सुबह उसे गोली लगने की सूचना मिली। शाम में इसका दोस्त का आधा घंटे लेने उसकी गेला घंटे पड़वाए खेत में ने और फिर आया जी उसकी गेला। अच्छा, काम क्या करता था ये? जो जी कबड्डी खेला हरियाणा स्टाइल। हम तो जी ने चाहिए भाई 3 मारे हैं चाहिए जी। इनने दोस्त फंस गया, हम क्या हम किसी को फंसाना नहीं चाहते इन्हें दोस्त को, हमने इसलिए चाहिए। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस लोगों से पूछताछ में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है। मृतक की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। यहाँ आदमी पड़ा है, जो हम सूचना पाकर मौका पाए तो इस दौरान उसका भाई भी आ गया और हम भी आ गए और हमने उसको पीजीआई में एडमिट करा दिया। पड़ताल करें, पड़ताल के बाद पता लगेगा कि कैसे इसकी हत्या हुई है, कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई, किस कारण से हुई। क्या नाम है? दीपक सन्नौफ जगमोहन है, जाति जाट है और धामण का रहने वाला है। करीब 22-23 साल इसकी उम्र है। इस वारदात में एक पिता ने अपना बेटा तो खो दिया है, साथ ही देश ने एक बेहतरीन खिलाड़ी भी खो दिया। दीपक हरियाणा कबड्डी टीम का बेस्ट कैप्चर खिलाड़ी था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर किसी की निगाहें इस जांच पर टिकी हैं। सभी को उस वक्त का इंतजार है जब दीपक के कातिल सलाखों के पीछे होंगे। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मोबाइल विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। हैरान करने वाली बात यह है कि एक साधु ने बच्चे का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि बच्चा साधु के मोबाइल के साथ खेल रहा था, जो कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कुल्हाड़ी से बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस घटना के बाद भड़के मृतक बच्चे के घर वालों ने साधु को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया। एक साधु की हैवानियत, मोबाइल के लिए मासूम की हत्या। भीड़ ने साधु को उतारा मौत के घाट। क्या मोबाइल की कीमत इंसान की जान से बढ़कर है? क्या मोबाइल को हाथ लगाना किसी को इतना नागवार गुजर सकता है कि वो किसी की जान ले ले? लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो कुछ हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला वैजापुर गांव का है, जहां इसी कुटिया में साधु विश्वानंद सरस्वती रहता था। शनिवार की रात 10 साल का महेश खेल खेल में साधु के मोबाइल को हाथ लगा रहा था। मना करने पर जब मासूम नहीं माना तो गुस्से में आकर उसने इस कुटिया में मासूम महेश की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। बच्चे की हत्या की यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गुस्साए परिजन साधु की कुटिया में पहुंच गए। मासूम का खून से लथपथ शव देखकर अपना आपा खो बैठे और फिर पीट कर साधु की हत्या कर दी। मोबाइल से शुरू हुआ विवाद 2 लोगों की हत्या की वजह बन गया। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि मासूम के दादा ने ही साधु को इस गांव में रहने के लिए जगह दी थी और महेश रोज उसके लिए खाना लेकर जाता था। लेकिन उसी साधु ने महेश को मौत के घाट उतार दिया।
और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर हॉस्टल से एक लड़की गायब हो गई, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। लड़की कहां गई ये कोई नहीं जानता, लेकिन हॉस्टल के बाथरूम से सुसाइड नोट मिला है। लड़की अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। आरोप यह है कि अर्नब नाम का एक लड़का उसे बार बार परेशान कर रहा था। उसने कई बार छेड़खानी की शिकायत की, लेकिन किसी ने उसका दर्द नहीं सुना। लड़की को लापता हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। बित्ते भर कागज के टुकड़े पर जिंदगी भर का दर्द लिखकर एक लड़की लापता हो गई। वो लड़की कहां गई किसी को नहीं पता। न घर वालों को, न दोस्तों को और न ही पुलिस वाले जानते हैं कि हॉस्टल के बाथरूम में सुसाइड नोट रखकर वो कहां चली गई। ये जो धुंधली सी तस्वीर है, इसी में उस लड़की का चेहरा छिपा है। हम उसकी पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि मामला छेड़खानी से जुड़ा है। लड़की कानपुर के अंबेडकर इंस्टीट्यूट में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल में रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से परेशान थी। आरोप है कि अर्नब नाम का लड़का उसे परेशान करता था। लड़की ने इसकी शिकायत अपने टीचर से की, दोस्तों को अपना दर्द बताया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। 17 दिसंबर को लड़की के जन्मदिन के दिन तो लड़के ने हॉस्टल के आसपास लड़की का पोस्टर तक चिपका दिया। आहत होकर उसने एक सुसाइड नोट लिखा, उसे बाथरूम में रखकर लापता हो गई। एक शास्त्री नगर का लड़का जिसका नाम जगदीश, वो मेरी बहन को रोज कोचिंग के सामने छेड़ता था। एक दिन छेड़ रहा था तो मेरी बहन ने मना किया, तो उसने कहा कि हम देख लेंगे। और मेरी बहन एग्ज़ाम देने निकली थी 17 तारीख को सुबह 9 बजे, तब से वो गायब है। 18 तारीख को निकली थी। अपनी बेटी का सुसाइड नोट लेकर माता पिता अब थाने की चौखट पर खड़े हैं। पुलिस वालों से बेटी को खोजकर ला देने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। लड़की के वहाँ से लापता होने की, जो हॉस्टल में कहीं रह रही थी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, और उसके गायब होने की सूचना आई है। परिजनों द्वारा बताया गया है, उसकी तहरीर ली जा रही है और थाना प्रभारी मौके पर जा रहे हैं। जो भी वैधानिक आवश्यक कार्रवाई होगी उसको कराई है। लड़की के लापता होने के बाद से आरोपी अर्नब का भी कोई अता पता नहीं है। पुलिस को भरोसा है कि वो जल्द ही केस को सुलझा लेगी, लेकिन सवाल ये है कि जब लड़की ने छेड़खानी की शिकायत की थी तो इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। और डिटेक्टिव में फिलहाल इतना ही।